दोस्तों नमस्कार। जिस देश में राजनीतिक सत्ता के सामने कानून या नियम कायदे भी ढीले पड़ते हुए दिखाई देते हों, उस देश में राजनीति की लगाम जिस जनता के हाथ में होती होगी, जरा कल्पना कीजिए अगर वो अपनी ताकत को दिखाने पर आ जाए तो एक दो नहीं सैकड़ों बुलडोजर भी उसके सामने पस्त पड़ जाएंगे। बुलडोजर की ताकत एक मकान को गिराने की हो सकती है, लेकिन जनता की ताकत तो उस पूरी सियासत को ही पलटने की होती है जिस सियासत पर सवार होकर कोई अपनी राजनीति को साधने के लिए अलग अलग औजार, अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करता है। ये हथियार कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, संविधान के रास्ते चल रहे हैं या नहीं है, यही सवाल इस दौर में सबसे बड़ा है। और ध्यान दीजिए, जनवरी 2024 तक इस देश में किसी ने सोचा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर अयोध्या के रास्ते 2024 के चुनाव में निकले हैं तो फिर वह परास्त हो पाएंगे। और सारी कहानी 4 महीने में बदल गई। क्या ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर जिस राजनीतिक प्रयोगशाला को आरएसएस ने खड़ा किया और चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को सामने रखा, अब जिस तर्ज पर इस देश में जोर शोर के साथ जाति समीकरण या राजनीति के मूल मंत्र में जाति ही समा गई है और लगातार सवाल जाति जनगणना के साथ साथ आरक्षण और संविधान का होने लगा है, उसमें उस पूरी प्रयोगशाला में इसका कोई अंश कभी भी आरएसएस ने डाला नहीं या योगी आदित्यनाथ खुद जाति के लिहाज से उस राजनीति में फिट बैठते नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो 400 पार का नारा लगाते लगाते इस देश के तमाम संस्थानों के आश्रय या कहें चुनाव आयोग को ढाल बनाकर कहीं यह जीत हासिल तो नहीं कर ले गए, क्योंकि यह सवाल लगातार भारत के भीतर विपक्षी नहीं बल्कि तमाम स्वयंसेवी संगठन जो इस देश के भीतर में विसिल ब्लोअर के तौर पर काम करते हैं, वह भी इन सवालों को उठा रहे हैं। लेकिन आज जिक्र प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, आज जिक्र उस प्रयोगशाला का नहीं है जो अयोध्या से निकली और 2024 के चुनाव में ध्वस्त हो गई। आज तो जिक्र उत्तर प्रदेश का है, खास तौर से योगी आदित्यनाथ का है, खास तौर से आरएसएस की उस राजनीतिक प्रयोगशाला का है जो ढहढहाते हुए कहां गिरेगी शायद इसका एहसास बीजेपी को भी नहीं है। क्योंकि अंदरूनी तौर पर राज्य के जिले दर जिले अगर परखते चले जाइएगा और वहां पर जिस तादाद में वोटरों की संख्या लगातार जिस जाति समीकरण और जाति जनगणना और आरक्षण से उठते हुए संविधान के सवालों को अपने मुद्दों के साथ जोड़ रही है, यह शायद खतरे की घंटी लखनऊ में बजने लगी है। इसीलिए अब यह सवाल छोटा पड़ गया है कि आखिर योगी आदित्यनाथ इस देश के भीतर में बीजेपी के कैडर में सबसे मजबूत शख्स के तौर पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही राज्य में वो सबसे कमजोर हो चले हैं। क्योंकि बीजेपी के अपने सियासी समीकरण अगर दिल्ली से तय होते हैं और दिल्ली ये मानकर चल बैठी है कि अब जातीय समीकरणों से हटकर वह कुछ दूसरा रास्ता अपनाने की स्थिति में नहीं है, तो इस समीकरण में योगी आदित्यनाथ फिट कैसे बैठेंगे। भगवा वस्त्र पहने योगी आदित्यनाथ, जिनकी पहचान जाति के लिहाज से राजपूत जाति के साथ जुड़ी है, यह सवाल इससे पहले कोई उठाता नहीं था। लेकिन जब से इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद को ओबीसी कहा, तब यह सवाल बड़ा हो गया, क्या इस देश में अब हर नेता, हर मुख्यमंत्री और आने वाले हर प्रधानमंत्री की जाति देखना जरूरी है। नेता मंत्री ही नहीं बल्कि इस देश के भीतर में आरएसएस और उससे जुड़े स्वयंसेवक किस क्षेत्र में बड़े प्रचारक के तौर पर कमान संभालेंगे, उनकी भी जाति इस दौर में देखी जाने लगी। और अलग अलग आरएसएस की इकाई में भी जिसके हाथ में अगुवाई करने की ताकत हो, वह भी ओबीसी का होना चाहिए, यह संदेश दिल्ली से ही निकला। 2 मैसेज चेताने वाले हैं। पहला मैसेज तो यह है कि जाति समीकरण इस दौर में भारत की राजनीति का एक ऐसा आधारभूत स्तंभ बन चुका है जिससे हटकर कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच नहीं सकती है। और यह सोच
बीजेपी में भी नहीं है और इस बात की जानकारी हर किसी को है। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता खासकर दक्षिण भारत के इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। अब यह कोई कोरी कल्पना नहीं है कि अखिलेश यादव भी ये कहने लग जाएं कि बीजेपी को भी जाति जनगणना करानी होगी और उसके भीतर का मैसेज बहुत साफ हो कि बीजेपी को भी अब आने वाले वक्त में हिंदुत्व या अयोध्या का राग छोड़ना होगा। या फिर जिस तर्ज पर अयोध्या, बनारस और फिर मथुरा का जिक्र होता है और मथुरा खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और कहीं यह सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं मथुरा उभर कर तो नहीं आएगा और मथुरा कोई मुद्दे के तौर पर 2027 के चुनाव को प्रभावित तो नहीं करेगा। लेकिन यह सवाल अनसुलझा नहीं है, बल्कि मौजूदा वक्त की राजनीति में जिस तरीके से एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी राष्ट्रीय छवि को लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय छवि लिए हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति को कितना प्रभावित कर सकते हैं या कर चुके हैं, अगर इसके पन्नों को खोलिए तो हमारी टीम ने बतलाया दरअसल कि 2017 के चुनाव में ना तो कोई चेहरा था बीजेपी के सामने, ना ही कोई ऐसा मूल मंत्र था जिसमें अयोध्या का जिक्र हो। खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का रुख 2017 तक नहीं किया था। वो तो 2019 की परिस्थिति के बाद से स्थिति असल में सामने आती है। लेकिन उस दौर में अगर आ जाइएगा तो ना ही हिंदुत्व का जिक्र है, ना ही अयोध्या का जिक्र है, ना ही किसी तरीके से किसी भगवादारी का जिक्र है। डेवलपमेंट का जिक्र है और एक लिहाज से उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियों से हटकर वहां के लोगों की जो माली हालत है उसमें एक उम्मीद और आस प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी 2017 के चुनाव में जागने लगी। उस दौर में चूंकि अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे और एंटी कंबेंसी यानी सत्ता विरोधी हवा 2017 में बह चली थी और उस हवा ने ऐसा रुख दिखाया कि 2017 में बिना किसी चेहरे के, बिना किसी हिंदुत्व के राग के और ना ही कोई जाति समीकरण इस रूप में उभरा था, सिवाय इसके कि उस दौर में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति यह कहकर बताई थी कि देखिए पहली बार एक ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है। यानी सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त भी थी। उस वक्त 40% वोट बीजेपी को मिले, लेकिन सीटों की तादाद 312 हो गई। यानी इतनी बड़ी तादाद के साथ बीजेपी चुनाव जीत कर आई और समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई, बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई। हालांकि दोनों के वोट बैंक को अगर मिला देते, जो वोट दोनों को मिले, तो वो बीजेपी के पार होता, तकरीबन ये 44-45% होता अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट बैंक को 2017 में मिलाते। लेकिन दोनों चुनाव अलग अलग लड़े थे और 2017 के चुनाव में 40% वोट बीजेपी को मिले थे। लेकिन अगली कहानी यह कहती है कि 2019 में लोकसभा में ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में एक झटके में 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही चेहरा थे, अयोध्या ही मुद्दा था, राम मंदिर निर्माण ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस दौर में राज्य में होने वाले इनकाउंटर हो, उस दौर में हिंदू मुस्लिम या 80-20 का खेल हो,
बुलडोजर का आगमन उस तौर पे नहीं हुआ था जो मौजूदा वक्त में 2022 के चुनाव के बाद नजर आया, लेकिन उन परिस्थितियों में भी वोट बैंक लगभग 1.25% बीजेपी का बढ़ा, लेकिन सीटों की संख्या घट गई और 1-2 सीट नहीं गिरे बल्कि लगभग 57 सीटें कम हो गई और वह 255 सीट पर बीजेपी आ गई और समाजवादी पार्टी ने 111 का आंकड़ा छू लिया और उसको 32% वोट, जो उसके अपने राजनीतिक इतिहास में उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे ज्यादा मिले, वह 32% तक पहुंच गई। मायावती गायब हो चली क्योंकि वह परसेप्शन के तौर पर बीजेपी के साथ थी या बीजेपी के अनुकूल थी। और सवाल सबसे बड़ा अब यह है, मौजूदा वक्त में अगर इस अक्स तले आप 2024 के चुनाव को परखना चाहते हैं तो बीजेपी के वोट बैंक में कोई हेरफेर नहीं हुआ। वो लगभग 41% वोट उसको मिला है, यानी 2017 हो, 2022 हो, 2024 हो, 40, 41, 42, 42.5 इतने परसेंट वोट बीजेपी को मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार सीटों की संख्या लोकसभा में उसकी आधी हो गई जो पिछली बार मिली थी। यह मैसेज क्या था? और इस मैसेज के साथ अखिलेश यादव बीजेपी से ज्यादा सीट जीत कर आ गए और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े तो वोट की संख्या एनडीए के एट पार हो गई, एनडीए से ज्यादा इंडिया गठबंधन के वोट हो गए। और इस मैसेज के बाद जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय यात्रा हो, संविधान का सवाल हो, जाति जनगणना हो, उसके जरिए आने वाले वक्त में आर्थिक पॉलिसी बनाने का जिक्र हो, इन सवालों ने योगी आदित्यनाथ के सामने संकट पैदा कर दिया। और मौजूदा स्थिति यह है कि इस संकट के साए तले जन्माष्टमी के दिन मथुरा पहुंचकर रात के वक्त भी जब भाषण देते हैं योगी आदित्यनाथ तो वो राष्ट्रवाद जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं सिर्फ हिंदुत्व के आश्रय अब राजनीति नहीं चल सकती है। तो राष्ट्रवाद जगाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? रात के वक्त जो कहते हैं, हमें लगता है छोटा सा हिस्सा, पहले रात में क्या कहते हैं उसके बाद बताएंगे सुबह किस तरीके से चीजें और उसमें राजनीतिक पुट कैसे जोड़ा जाए, यह सोच 12 घंटों के भीतर कैसे बदलती है। तो पहले रात के वक्त का भाषण का छोटा सा हिस्सा सुनिए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है।